नेताओं के बयान से सियासत में उबाल है और ऐसे में चुनाव की हर खबर हम आपको दिखाएंगे, वो भी नए अंदाज में बताएंगे। सियासत के अंदर की खबर, चुनावी गुड़ागड़ित पर भी होगी हमारी नजर। चुनाव दोपहर मतलब चुनाव से जुड़ी खबरें। देखिए, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में। कई बार विदेश में भारत सरकार के खिलाफ वो बयान दे चुके हैं, विवादित बयान देकर वो सियासत को गरमा देते हैं, जिसको लेकर देखिए अब देश में सियासी महाभारत भी छिड़ चुका है। उनके बयान को लेकर कई बार आरोप लगता है कि उन्होंने विदेश में भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। इस बार फिर कोलंबिया में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही बयान दिया, जिसको लेकर देश की सियासत का पारा हाई हो चुका है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले कुछ सालों में जब भी राहुल गांधी विदेश के दौरे पर गए हैं, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने विदेशी धरती पर ऐसे बयान दिए हैं जिससे देश की छवि धूमिल होती है। बीजेपी अक्सर राहुल गांधी के बयान को लेकर के उन पर हमला करती है। वहीं एक बार फिर दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया जिससे देश की सियासत का पारा हाई हो गया है। दरअसल राहुल गांधी से जब एक कार्यक्रम में पूछा गया कि क्या भारत और चीन अगले 50 साल में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, तो राहुल गांधी ने कहा कि चीन का तो पता नहीं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है। Ideas require space, and that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for. राहुल गांधी ने विदेशी धरती से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए तो देश में सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें ना तो उनके पद की गरिमा का ख्याल है और न ही देश का। कांग्रेस के युवराज और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी को न तो संवैधानिक पद की गरिमा और मर्यादा का ख्याल है और न ही अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का। यदि वह राष्ट्रभक्त होते तो देश उनके लिए प्रथम होता और विदेशों में जाकर वह भारत की अस्मिता के खिलाफ नहीं बोलते। वह बार बार यह साबित करते हैं कि यह देश उनका नहीं है। कोई देशभक्त ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। उनके खिलाफ तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जेडीयू ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी के लिए राजनीति सब कुछ है और इसके लिए वो विदेश में बैठकर भी देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने से पीछे नहीं हटते हैं। राहुल गांधी जी ने हमेशा अपने बयानों के माध्यम से साबित किया है कि उनके लिए राजनीति सर्वोपरि है, चाहे इस बात के लिए देश की अस्मिता को भी ताक पर क्यों न रखना पड़े। हालांकि आरजेडी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वो सिर्फ देश हित की बात करते हैं, जिससे बीजेपी को दिक्कत होती है। ये लोग को सिर्फ मिर्ची लगती है। राहुल गांधी जो बोलते हैं सच बोलते हैं, देश हित की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान रक्षा करने की बात करते हैं और इन्हें मिर्ची लगती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि 2014 से पहले बीजेपी के नेता जब विदेश में भारत सरकार को घेरते थे तब उन्हें गलत नहीं लगता था। जब 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के यह कहा करते थे कि देश किस प्रकार से चल रहा है यह तो भगवान ही मालिक है, तो आज जो है तिलमिलाहट क्यों हो रही है? ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती से मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं और इस बार राहुल गांधी ने कोलंबिया से वोट चोरी, बिहार में SIR और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाकर भारत सरकार पर निशाना साधा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर अपने विदेश दौरों पर दिए गए बयानों की वजह से चर्चा में आ जाते हैं। आइए जानते हैं उन 10 मौकों के बारे में जब राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों पर देश में जबरदस्त विवाद हुआ। कब कब विदेश में बहके राहुल गांधी, ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने अब रखने जा रहे हैं।
देखिए 21 अप्रैल 2025 का मौका है। अमेरिका के बॉस्टन में उन्होंने निर्वाचन आयोग को लेकर बयान दिया और कहा कि निर्वाचन आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। 11 सितंबर 2024 अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में वो लोगों को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान भी भारत के लोकतंत्र पर बयान दिया और कहा कि पिछले 10 सालों से टूटा हुआ था लोकतंत्र, अब ये लड़ रहा है। सितंबर 2023 का मौका, ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन में बयान देते हैं राहुल गांधी। भारत में फुल स्केल असॉल्ट हो रहा है। भारतीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर संदेह उन्होंने जताया था। मई 2022 का मौका, लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया को संबोधित कर रहे थे। भारत की संस्थाएं परजीवी बन चुकी हैं, ये बयान राहुल गांधी ने दिया। अगस्त 2018 की भी बात करते हैं। देखिए यूके और जर्मनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि ये देशभक्त नहीं है। मार्च 2018 मलेशिया में नोटबंदी पर उन्होंने तंज कसा था, यानी कि राहुल गांधी ने नोटबंदी का जो फैसला मोदी सरकार ने लिया था उसको लेकर विदेश में बयान दिया। वो प्रधानमंत्री होते तो इस प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देते, ये बात भी उन्होंने विदेश में कही। 2018 सिंगापुर में उन्होंने एक बयान दिया। कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी को वो संबोधित कर रहे थे और कहा कि भारत में डर और नफरत का माहौल है। जनवरी 2018 में भी बहरीन में वो बयान देते हैं। एनआरआई सम्मेलन था जहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे और वहां पर सरकार नफरत फैला रही है, ये आरोप उन्होंने मोदी सरकार पर लगाए थे। सितंबर 2017 की बात करते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी पहुंचे थे। मोदी सरकार को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ टॉप 100 कंपनियों के लिए काम कर रही है। अहिंसा के विचार के खतरे में होने की बात भी उन्होंने कही थी। 2017 में अमेरिका में ही उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि भारत में सहनशीलता नहीं रही और ये तमाम वो बयान है जो वो विदेश के मंचों से वो देते रहे हैं और विवाद खड़ा करते रहे। चलिए अब चुनावों के बीच एक आपको महत्वपूर्ण खबर दे दे। देखिए 89 बच्चों का महाराष्ट्र में रेस्क्यू हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, 79 बच्चों का महाराष्ट्र में रेस्क्यू किया गया। अररिया के रहने वाले हैं सभी बच्चे, मजहबी तालीम के लिए गए थे महाराष्ट्र। ये खबर मिल रही है। कोल्हापुर के एक मदरसा से तमाम बच्चों का रेस्क्यू हुआ। कोल्हापुर प्रशासन ने बच्चों को वापस भेजा। अररिया से सभी बच्चे मदरसा में पढ़ने गए थे और इन तमाम बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। सतीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सतीश, 79 बच्चों का महाराष्ट्र से रेस्क्यू किया गया है, क्या ये पूरी खबर है? जी दरअसल देखिए, यह जो सीमांचल का जो इलाका है यहाँ पर यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जो है दीनी और मजहबी तालीम के नाम पर जो है स्थानीय जो ठेकेदार होते हैं गांव में, प्रखंड में, जो मौलवी होते हैं, वो जो है बिहार के बाहर जो है महाराष्ट्र में और अलग अलग प्रदेश में जो है दीनी तालीम के लिए भेजते रहे हैं। और यह जो मामला है दरअसल 2 महीना पूर्व जो है महाराष्ट्र का कोल्हापुर है, वहां पर एक आलाटे नाम का मदरसा है। वहां पर एक बच्चे की जो है मदरसा में बच्चे की मौत करंट लगने से हो जाती है और अफरा तफरी मचने के बाद स्थानीय जो महाराष्ट्र के जो कोल्हापुर के जो प्रशासन है, प्रशासन द्वारा वहां पर रेड किया गया था और बिना माँ बाप के जो है 79 बच्चों को जो है वहां पर रेस्क्यू किया गया। तो उसकी जानकारी जो है 79 बच्चों को जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है बिहार सरकार को सुपुर्द किया गया है और अब पटना से जो है ये बच्चे आए हैं और जो CWC है उसके द्वारा जो है बच्चों को जो पलासी है, जो कि हाट सिकटी प्रखंड, जो भी गार्जियन आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इन बच्चों को भेजा जा रहा है। वहीं पर CWC के जो स्थानीय जो अध्यक्ष हैं दीपक कुमार वर्मा, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो ऐसे ठेकेदार जो मौलवी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है कि कौन ऐसे मौलवी हैं, कौन ऐसे ठेकेदार हैं जो ऐसे बच्चों को जो है बिहार से बाहर भेज रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सतीश। तो कोल्हापुर से देखिए इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, भारत सरकार को सौंपा गया है। अब यहां से इन बच्चों को उनके परिजनों तक पहुंचाया जाएगा। 79 बच्चों का महाराष्ट्र से रेस्क्यू किया गया है। सभी बच्चे अररिया के रहने वाले हैं, उनकी पहचान कर ली गई है। अब इन बच्चों को बिहार लाया जाएगा, उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। मजहबी तालीम के लिए इन तमाम बच्चों को महाराष्ट्र ले जाया गया था।
और चलिए एक बार फिर से बात बिहार की सियासत की कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी ठोकने के लिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। आज सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बात रखेंगे। कोई अपने सिटिंग विधायक की जगह दूसरे नेता को टिकट देने की सिफारिश लेकर पहुंचा है, तो कोई अपनी दावेदारी ठोकने के लिए पहुंचा है, कोई बुके लेकर पहुंचा, तो कोई अपना बायोडाटा लेकर पहुंचा है और जायजा लिया है, बातचीत की है। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है और इधर जो है चुनाव से पहले मुख्यमंत्री से मिलने उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। कोई अपने हाथों में बुके लेके आ रहा है, तो कोई अपने हाथों में बायोडाटा लेकर के आ रहा है। सभी जो है मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और मिलकर के उनसे उन तक अपनी बातों को रखना चाहते हैं। जहानाबाद से मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। जी हाँ। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? जहानाबाद से घोसी विधानसभा क्षेत्र से हम उम्मीदवारी दायर की है, इसलिए आग्रह करेंगे कि घोसी विधानसभा से टिकट दिया जाए। आपको टिकट मिला? जी। क्या नाम हुआ? राजीव नैनो फराजू सिंह। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? मैं छपरा से आया हूँ। हाँ। और क्या माननीय कहेंगे मुख्यमंत्री से? बस माननीय मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। हम लोग भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत दिनों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं से सभी उम्मीदवार हैं। हम भी अपनी उम्मीदवारी रखने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करने आए हैं। मैं भी मरहौरा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अपनी बात रखने आया हूँ। और जो पार्टी का लक्ष्य है 2025 में 225 और फिर से नीतीश, उस संकल्प को पूरा करने के लिए पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी उसको भरपूर मदद करके हम लोग विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। और यहाँ पे देखिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सभी यहाँ पे आई हैं। यहाँ के अपनी बातों को रखने आए हैं ये लोग। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग भागलपुर से हैं, सुल्तानगंज विधानसभा। अच्छा, मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं जी। क्या आप कहेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से हम लोग को जिस तरह पंचायती राज में 50% आरक्षण दिए, तो हम लोग को चाहते हैं सुल्तानगंज विधानसभा से महिला उम्मीदवार में हम लोग को भागीदारी मिले। मतलब विधानसभा में भी 50% आरक्षण महिलाओं को मिले? 50% मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? बीनू बिहारी, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला से। चलिए, तो देखिए यहाँ पे कहाँ से आए हैं आप? कटिहार से। पूजा पूरा करके आए हैं? वो तो सब दिन करते हैं। लेकिन असली भगवान तो यही है नीतीश जी। वो तो है ही, पूरे बिहार के लिए भगवान है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री तो जो डेवलपमेंट कर रहा है पूरे बिहार का, आगे स्वस्थ रहते हुए निरंतर विकास करता रहे, बिहार बढ़ता रहे, और यही शुभकामना के साथ माता रानी का आशीर्वाद उन पे बना रहे, स्वस्थ रहे और बिहार और तरक्की करे। मैडम कहाँ से आई हैं? नालंदा से। नालंदा से दावेदारी के लिए आई है? टिकट मांग चाहने आई हैं? नहीं, हम लोग को कॉल हुआ है। हम लोग उम्मीदवार भी हैं, कल्पना कुमारी, लेकिन दावेदारी के लिए नहीं आए हैं। पार्टी जिसको निर्णय लेगी उनको देगी टिकट और समर्थन में हम खड़े रहेंगे। दावेदारी नहीं, बल्कि पार्टी को मजबूत करना हमारा दायित्व है। कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लंबे समय से पार्टी के लिए काम किया है और अब चाहते हैं कि आशीर्वाद मिले नीतीश कुमार का। अगर वो टिकट देंगे तो जीत करके हम जो है सदन पहुंचेंगे, नहीं तो जिन्हें भी वो अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे उनके हाथों हम मजबूत करेंगे। तो ये तस्वीर जो है वो कहीं न कहीं एक बार चुनाव से पहले की तस्वीर जो है वो ये बताने लगी है कि नीतीश कुमार के प्रति आस्था उनके कार्यकर्ताओं का कितना मजबूत है। कैमरा पर्सन संत के साथ। और वहीं मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत नीतीश कुमार ने आज बिहार की 25 लाख महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 10-10 हजार रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये काफी अहम कदम माना जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीविका दीदियों से भी बात की है। योजना का मकसद बिहार की आधी आबादी को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि महिलाएं अपना बिजनेस शुरू कर सके। इस योजना की शुरुआत 20 सितंबर को हुई थी। तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जीविका दीदियों से बात की थी और उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे। अगली तिथि 6/10/2025 को निर्धारित है और उसके बाद लगभग हर सप्ताह राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। मैंने आज के बाद जो बचा हुआ वो भी हो जाएगा 6 तारीख को। आज तो 3 को बात कर रहे हैं, तो भी 3 ही दिन के बाद 6 तारीख को भी हो जाएगा। अब जिनका रोजगार आज चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। अभी जो दिया जा रहा है उससे भी ज्यादा अगर किसी को लगेगा तो उसके लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी
दी जाएगी। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार ने, जो पहले थी हम लोगों के पहले की सरकार, तो उसने तो कोई काम नहीं किया, बहुत बुरा हाल था। जब हम लोगों की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज, सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहे हैं। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। आप सबको जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकायों की महिलाओं को, तो उसमें हम लोगों ने कर दिया 50% आरक्षण से सुरक्षा भी की गई, यानी हर जगह महिलाओं को 50% कर दिया, उसमें हम लोगों ने ये किया गया। और फिर वर्ष 2013 में के लिए हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया गया और 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, ये देश में तो ज्यादा था, यहाँ बिल्कुल नहीं थी, बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। और चलिए इसी खबर के साथ